हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम हिस्ट्री के यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 1 का पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके बाद उसमें हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुगलक वंश से रिलेटेड आपसे कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, कई टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आपकी जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो 1200 से 1700 का है। उसमें यूनिट 1 दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कितने राजा हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें उस समय काल में दिल्ली सल्तनत के जो स्थापना के समय काल में कई सारे आप कह सकते हैं वंश आए थे, उन वंशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है तुगलक वंश से पहले जो आखिरी राजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी था आखिरी राजा। तुगलक वंश उसके बाद से शुरू हुआ। तो तुगलक वंश का सबसे पहला राजा कहलाया गयासुद्दीन तुगलक, जो कि संस्थापक भी थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उठाए गए कदमों पर अपने कार्यों से बदलाव किया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी कार्य अपने समय काल में किए थे, अपने समय में किए थे, उन सब पे बदलाव करने का काम किसका था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। ये काम उसका था। गयासुद्दीन किसानों के साथ नरमी के साथ बर्ताव करता था। राजस्व में हो रही हेराफेरी पर भी कम ध्यान दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो व्यवस्था थी, उस समय से ही जो राजस्व है, राज्य का जो धन है, उसमें हेराफेरी हो रही थी। जो मंत्रियां थे, ठीक है, बाकी जो लोग थे, उसमें धन में हेराफेरी करते थे। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने इस बात पे कम ध्यान दिया, इस बात को नज़रअंदाज किया। फिर आता है दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था में उन्नति लाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, नई सड़कें बनवाई और डाक विभाग में भी सुधार किया। अब दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, बिकॉज अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो राजस्व था उसमें से फेरबदल होती थी, ठीक है, पैसा निकाल लिया जाता था। जो पैसा किसी काम के लिए दिया जाता था उस पैसे का सही यूज़ नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ था कि दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। साथ में तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा, पुरानी जो सड़कें थी उसको अच्छी करवाई, नई सड़कें बनवाई। डाक विभाग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें भी सुधार किया। डाक विभाग के लिए क्या करा, डाक व्यवस्था में तेजी लाने के लिए तेज रफ्तार वाले घोड़े, यहाँ पे जोड़े नहीं आएगा, घोड़ों को रखा गया जो कि 12 घंटे में 100 मील से ज़्यादा दूरी तय कर सकते थे। ऐसे घोड़ों को नियुक्त किया गया, ठीक है, जो कि 12 घंटों की जो सफ़र है उसमें 100 मील से ज़्यादा की दूरी तय कर सकते थे, बिकॉज वो घोड़े काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले थे और फास्ट थे, ठीक है। इसीलिए न्याय विभाग और कानून में भी बदलाव किए गए। सुल्तान ने शराब बनाने और बेचने दोनों पर सख्त मनाही कर दी थी। तो सुल्तान का एक आप कह सकते हैं समाज के लिए ये काम था कि शराब बनाना और शराब को बेचना दोनों ही अमाननीय है, ये नहीं होगा, तो इस पर सख्त मनाही थी। फिर हुलिया और दाग प्रथा को सख्ती से लागू किया गया था। ये 2 प्रथाएं हैं जिनको लागू किया गया था। फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 51। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको सिर्फ इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि उनके जो प्रशासनिक सुधार थे वो क्या क्या थे। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय काल में ऐसी कौन कौन से सुधार किए थे जो कि जो उस समय का दिल्ली थी उसके लिए लाभदायक थे। तो इसके बारे में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय का अद्वितीय बहुमुखी विद्वान था, ठीक है। वो हर सेक्टर की जानकारी रखता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुमुखी था, मतलब उसको अलग अलग आप कह सकते हैं कि सेक्टर्स, जैसे कि आर्थिक सेक्टर में भी, ठीक है, राज्य के बाकी कामों में भी, सेना के क्षेत्र में भी उसको कई सारी विद्वान था, उसको कई सारी नॉलेज थी। तो पहली योजना थी उसकी दोआब में राजस्व व्यवस्था वृद्धि। तो दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का मतलब होता है कि ऐसी जमीन जहाँ की उपजाऊ जमीन, जो जमीन ज़्यादा ही उपजाऊ होती है उसको दोआब कहा जाता है। तो उस जमीन से ज़्यादा कर टैक्स को वसूलना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जिसने भू राजस्व पर ध्यान दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी था एक शासक और दूसरा शासक था तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों ने क्या करा था? यही तो शासक थे जिन्होंने भू राजस्व मतलब ज़मीन पे लगाया जाने वाला टैक्स,
ठीक है, जमीन से लिए जाने वाला जो टैक्स था उस पर ध्यान दिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने ही भूमि संबंधित नीतियों में विकास किया जो मुगल शासन में विकसित हुई थी। ऐसी नीतियां जो कि भूमि से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड है, उनको नई, एक प्रकार से नई नई नीतियां बनाई गई। ठीक है, जो पुरानी नीतियाँ थे उनमें सुधार किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला जा सके और भू राजस्व जो भूमि से जो कर आ रहा है उसकी वजह से राज्य के पास धन इकट्ठा हो सके। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने सूबे की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए रजिस्टर तैयार कराया। सभी सूबेदारों को इस संबंध में अपने सूबे का हिसाब भेजने का आदेश दिया गया। ठीक है, तो क्या काम करा? सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने सूबे, राजा के द्वारा कई लोगों को सूबे दे दिए जाते थे कि आप इस क्षेत्र का ध्यान रखिए, आप इस क्षेत्र का ध्यान रखिए। और ठीक है, तो इस प्रकार से सूबे दे दिए जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, जो भी उस क्षेत्र का टैक्स आता था वो उसमें से घपला कर लेते थे। तो अब क्या होने लगा कि एक रजिस्टर तैयार करवा दिया गया कि सभी सूबेदार उसके अंदर अपना हिसाब किताब लिखेंगे। लगान वाले कर्मचारियों के कार्य के निरीक्षण के लिए, ठीक है, जो भी कर्मचारी क्या करते, लगान वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे, उनके लिए एक निरीक्षण अधिकारी को रखा गया जिसका नाम था शताधिकारी। ठीक है, उसकी पोस्ट का नाम था शताधिकारी। तो नियुक्त किया गया जो कि 100 गांव के लगान वसूलने वाले अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, 100 गांव से जो लोग लगान वसूला करते थे, ठीक है, उनके ऊपर एक ऑफिसर था, ठीक है, जिसको शताधिकारी कहा जाता था। तो उसका काम था ये ध्यान रखना कि लोग जो वसूल कर रहे हैं क्या वो ठीक तरह से कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई घपला तो नहीं हो रहा, इस प्रकार के काम। मोहम्मद बिन तुगलक राजस्व संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था दोआब में कर की वृद्धि। ठीक है, तो दोआब मतलब उपजाऊ जमीन, उसमें कर को डबल कर दिया गया। दोआब से क्या तात्पर्य है कि उपजाऊ प्रदेश था, इसीलिए सुल्तान ने आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों पर कर को बढ़ा दिया। लगान में 1/10 से 1/20 की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त नए कर लगाए गए और वसूल किए गए। तो दोआब की ज़मीन पर टैक्स को डबल कर दिया गया। साथ में क्या हुआ, नए नए टैक्सेस को लाया गया। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि चराई का कर, जो भी जिनके पास भी जानवर है अगर वो उसे चराने ले जाते हैं तो उसके लिए भी उन्हें टैक्स पे करना है। जिस ज़मीन पे वो लोग रह रहे हैं उस ज़मीन का भी उन्हें टैक्स पे करना है। फिर आता है तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही का विवरण स्वीकार किया जाए तो इसका अर्थ है कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीति अलाउद्दीन खिलजी के समान थी, सीमित क्षेत्रों में लागू की गई। ठीक है, तो तारिक ए मुबारक शाही से तात्पर्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का था और अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का आखिरी शासक था, इनकी नीतियाँ काफ़ी ज़्यादा समानांतर थी। ठीक है, इनकी नीतियाँ समानांतर थी और सेम क्षेत्रों पर लगाई गई थी। राजस्व अधिकारी ने निश्चित राशि को जबरदस्ती का फुल करने के लिए प्रयास किया। ठीक है, जो जबरदस्ती पैसे निकलवाने का प्रयास किया, इस अत्याचार से घबराकर किसानों ने अपनी खरीफ फसल में आग लगा दी और खेती को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो राजस्व, जो भी लोग राजस्व इकट्ठा करते थे, अधिकारी जिनको ये काम था, वो लोग क्या करते थे, जबरदस्ती लोगों से धन इकट्ठा करते थे, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो उन्हें डराना धमकाना, उन पर अत्याचार करना, इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो लोगों ने क्या करा, जबरदस्ती डर के मारे अपनी जो खरीफ फसल थी उसमें आग लगा दी और खेती उन्होंने छोड़ दिया। शक्तिशाली जमींदारों ने लगान देने से इनकार कर दिया। किसानों ने राजस्व अधिकारियों पर और सैनिकों पर हमला कर दिया। ऐसे जमींदार जो कि शक्तिशाली थे उन्होंने क्या करा, टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया कि अब हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, या फिर जो पुराना टैक्स है वही लिया जाए, क्योंकि नए टैक्स पे पैसा जो था वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो जो शक्तिशाली जमींदार थे उन्होंने मना कर दिया। किसानों ने क्या करा, राजस्व अधिकारियों और सैनिकों पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। तो पहला काम क्या था, दोआब जो उसकी नीति थी वो थी दोआब में राजस्व वृद्धि। अब दूसरा इसने क्या करा, राजधानी का परिवर्तन, मतलब दिल्ली जो राजधानी थी जब वो राजा बना, अब दिल्ली को छोड़ के उसने राजधानी कहीं और स्थापित करने का निर्णय लिया। तो अब इसके बारे में क्या है इसको देखते हैं जरा। मोहम्मद बिन तुगलक आर्थिक विवादास्पद राजधानी का क्या था, परिवर्तन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, राजधानी को परिवर्तन करने की सोची। तो ये एक विवादास्पद मतलब विवाद का एक मुद्दा था। 1326 से 27 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन करने का निर्णय किया।
इसका नाम कुतुबुल इस्लाम रखा गया। अब 1326 से 27 ईस्वी में क्या करा मोहम्मद बिन तुगलक ने कि दिल्ली जो राजधानी थी अब उसे चेंज करके क्या कहाँ ले जाया जाए, दौलताबाद, दौलताबाद ले जाया जाए और उसका नाम क्या रखा गया, कुतुबुल इस्लाम रखा गया। राजधानी परिवर्तन के विषय में जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि नगर इतनी बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आपस के इलाकों में एक कुत्ता बिल्ली भी तक नहीं बच सका। तो दिल्ली को उस समय यहाँ से इस तरह उजाड़ दिया गया दौलताबाद ले जाने के लिए कि वहाँ की इमारतें, मकान, जितनी भी चीज़ें थी, बाजार, सब तहस नहस हो गया। साथ के साथ उस क्षेत्र में एक कुत्ता और बिल्ली तक नहीं बचे थे। इब्न बतूता बताते हैं कि इब्न बतूता कहते हैं कि एक दूसरे को घसीट कर दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया। एक लंगड़े को पत्थर फेंकने के यंत्र पर रखकर वहाँ फेंक दिया गया। कहाँ, दौलताबाद। तो इब्न बतूता बताते हैं कि लोग एक दूसरे को खींचते हुए वहाँ ले गए दौलताबाद, जहाँ पे नई राजधानी बननी थी, ठीक है। और साथ में क्या किया गया, एक लंगड़े को जो ट्रॉली होती हैं, ठीक है, ट्रॉली, उस ट्रॉली पर रख कर ले जाया गया ताकि उसे वहाँ पे फेंका जा सके दौलताबाद में। तो इस प्रकार की स्थिति उस समय उत्पन्न हो चुकी थी। राजधानी परिवर्तन के कारण क्या थे, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के क्या कारण थे। तो दिल्ली के सुल्तान में प्रथम सुल्तान था, ठीक है, दिल्ली के प्रथम सुल्तानों में प्रथम था जिसने उत्तर दक्षिण भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था, ठीक है, जिसने दक्षिण भारत के मध्य प्रशासनिक जो क्षेत्र है वहाँ पे सांस्कृतिक और एकता स्थापित करने के लिए कार्य किया। देवीगिरी दौलताबाद को संभावित राजधानी बनाने में उसका एक मूल कारण यही था, ठीक है। तो दौलताबाद को जो मेन राजधानी बनाने का उसका मूल कारण का बस यही था कि वो वहाँ पे एकता और क्या संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। अब इसके परिणाम क्या निकले परिवर्तन के, मतलब कि राजधानी परिवर्तन की पूरी योजना पूरी तरह सफल रही, ठीक है। तो राजधानी जो परिवर्तन थी दिल्ली से दौलताबाद, ये योजना पूरी तरह से असफल रही, पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया। विदिर पहुँचने पर प्लेग की महामारी फैल गई, ठीक है। एक विदिर एक जगह है, वहाँ पहुँचने पर क्या हुआ, प्लेग की महामारी फैल गई जिससे सुल्तान के कई सैनिक मारे गए। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं भी बीमार हो गया और दौलताबाद से वापस आ गया। इस घटना के बाद सुल्तान की मृत्यु की अफवाह फैल गई। फलस्वरूप स्थिति का लाभ उठाते हुए दक्षिण भारत के मुख्य राज्य मुबर, द्वारा समुद्र और वलगार दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। अब क्या हुआ, जब ये खबर पहुंची, मतलब एक अफवाह फैल गई कि सुल्तान की मृत्यु हो गई, किससे, प्लेग से। अब ये खबर फैलते ही जो भी क्षेत्र के लोग चाहते थे दिल्ली से अलग होना, वो फटाफट दिल्ली से अलग हो गए। माबर, ठीक है, द्वार समुद्र या फिर वलगार, वारगल, ये सब क्या हुआ, दिल्ली से अलग हो गए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का एक दूरगामी प्रभाव यह पड़ा कि बहुत सारे सूफी और उलमाओं ने दौलताबाद में रुकने का निर्णय लिया। अब क्या हुआ कि सपोज करिए यहाँ ये दिल्ली है और ये दौलताबाद है, अब यहाँ से कुछ लोगों को ले जाया गया यहाँ पे ज़बरदस्ती, ठीक है। उसमें टीचर्स हो सकते हैं, मुस्लिम शिक्षा के टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, उलमाओं हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं, वो लोग यहाँ से दौलताबाद पहुँचे। अब कहा गया कि अब दौलताबाद में हम राजधानी नहीं बसाएंगे तो वापसी दिल्ली चलिए। अब जब दिल्ली जाने की बात हुई तो इन सभी लोगों ने मना कर दिया कि भाई अब हम यहाँ से छोड़ के दिल्ली नहीं जाएंगे, अब हम दौलताबाद में ही बसेंगे। उन्होंने दौलताबाद में बसने का निर्णय लिया। तो फलस्वरूप क्या हुआ, दौलताबाद इस्लामिक शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र बन गया, जिसे बहनामी सुल्तान लाभान्वित हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दौलताबाद में ही लोग बस गए तो वो मेन बन गया इस्लामिक शिक्षा की स्टडी का एक पॉइंट सा बन गया, ठीक है, एक मेन प्लेस बन गया जहाँ पे इस्लामिक शिक्षा लोगों को दी जाने लगी, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे मौलवी और कई सारे लोग वहाँ पे बस गए जिनको इस्लाम का काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान था। दिल्ली राजधानी परिवर्तन के लिए विद्वानों का क्या मत था, तो लोग क्या सोचते हैं राजधानी परिवर्तन के बारे में, इसके बारे में भी ज़रा देख लें। तो पहले आते हैं बर्नी के अनुसार सुल्तान दक्षिण पर प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, क्योंकि दौलताबाद देवीगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था और गुजरात, लखनौती, सतगांव, सुनारगांव, तेलंग, माबर, द्वार समुद्र और कंपिल से उसकी दूरी समान थी, ठीक है। तो सुल्तान क्या चाहता था कि जो दौलताबाद है, ठीक है, वो दक्षिण पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली प्रशासनिक
करना चाहता था। दिल्ली तो ऊपर के हिस्से में पड़ती है, ठीक है, हरियाणा के आसपास के एरिया में, तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो दौलताबाद इसलिए जाना चाहता था ताकि उस क्षेत्र पे भी उसका कब्जा हो सके, वहाँ पे भी वो अपना अच्छा खासा प्रशासन कर सके, इसीलिए उसने वहाँ जाने का क्या करा, निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त बर्नी के अनुसार नई राजधानी साम्राज्य के केंद्र स्थापित करने का एक कारण चुना गया। नया केंद्र बनाने के लिए नई राजधानी एक कारण माना जा सकता है। फिर बर्नी के अनुसार नगर जो कि दिल्ली थी, दिल्ली इतनी पूरी तरह उजड़ गई कि नगर की इमारतें, महल आपस में इलाके में एक कुत्ता बिल्ली तक नहीं बचे, ठीक है। तो बर्नी के अनुसार सेम यही बात कही जाती है कि दिल्ली को इस तरह उजाड़ दिया गया उस समय कि वहाँ पे एक कुत्ता और ना ही एक बिल्ली बचे थे, सबको यहाँ से उजाड़ के वहाँ ले जाया जा रहा था। कहाँ? दौलताबाद, नई राजधानी बसाने के लिए। फिर आते हैं इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असामान्यपूर्ण पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्हें दंड देने के लिए राजधानी देवगिरी परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। तो इब्न बतूता का मानना है कि दिल्ली के जो नागरिक थे वो राजा को पत्र लिखते थे, ठीक है, जिसमें वो राजा के बारे में गलत गलत चीज़ें बोला करते थे, उसको बताते थे। तो राजा चाहता था कि जो सुल्तान है वो चाहता था कि इनको दंड मिले, इसीलिए उसने दिल्ली से दौलताबाद करने का निर्णय लिया। इब्न बतूता ने लिखा कि राजधानी परिवर्तन की आज्ञा देने के बाद उसने समस्त दिल्ली की तलाशी लेने की आज्ञा दी, तो उसे मात्र एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति मिला, ठीक है। जब राजधानी परिवर्तन होने की आज्ञा दी तो उसके बाद जब लोगों को यहाँ से ले जाया गया तो उसने वहाँ से एक और आदेश दिया कि जाओ पूरी दिल्ली को छान डालो, ठीक है। तो उन्होंने उसके जो सैनिक आए उन्होंने पूरी दिल्ली छानी और उन्हें एक कुत्ता और एक लंगड़ा व्यक्ति यहाँ पे मिला था। तो पूरी दिल्ली एक प्रकार से यहाँ से लेके जो दौलताबाद है वहाँ शिफ्ट हो गई थी। फिर आती है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अपनी तीसरी योजना के दौरान उसने फरीशता के अनुसार पीतल तथा बर्नी के अनुसार तांबे की धातु का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिनका मूल्य चांदी के टंकरों के बराबर था, ठीक है। तो क्या हुआ, तीसरी मतलब उसने मुद्रा तक चेंज कर दी, जो सिक्के कॉइन चला करते थे उस समय उसने उन सब का टाइप ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो फरीशित के अनुसार बताया जाता है कि पीतल की मुद्रा चलाई गई, वहीं बर्नी के अनुसार बताया जाता है कि तांबे के जो धातु थे उसकी मुद्रा को चलाया गया, जो कि चांदी के टंके के मूल्य बराबर थी। मगर इस योजना में भी सुल्तान को असफलता मिली, वह राज्य की अत्यधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। अब क्या हुआ, इस योजना के बाद राज्य को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर आता है खुरसाना एवं कराचिल पर अभियान। चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरसाना एवं कराचिल विजय अभियान का उल्लेख किया जाता है। खुरसाना को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, ठीक है। तो किस पे, खुरसाना पे जीत हासिल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को एडवांस में ही पूरे 1 साल का जो रुपया होता है वो दे दिया। परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान को यह योजना असफल रही और उसे आर्थिक रूप से भी हानि पहुंची। अब देखिए कि 3,70,000 लोगों को 1 साल का जो वेतन है वो पहले ही दे देना, एक तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरा कि जिस के साथ उनका युद्ध होने वाला था बाद में उनके संबंध अच्छे हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उसको जो आर्थिक हानि हुई वो तो ठीक ही था, आर्थिक तो हानि हुई, परंतु ये जो योजना थी ये भी पूरी तरह से असफल हो गई। कराचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मालिको के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। उसकी पूरी सेना जंगली रास्ते भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रही। अब कराचिल को जीतने के लिए, जो कि पहाड़ों के आसपास का क्षेत्र था, उसने एक बहुत बड़ी सेना को भेजा, परंतु वो क्या हुआ, वो सेना पहाड़ों में जाके खो गई, जंगलों में खो गई, ठीक है। तो केवल 10 अधिकारी ही वहाँ से वापस आए, 10 अधिकारी ही रिटर्न आए। तो क्या हुआ, ये जो योजना थी ये भी पूरी तरह से खराब हो गई, खत्म हो गई। संभवतः 1328-29 के मध्य मंगोली आक्रमणकारी तर्माशरीन चतगाई ने विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर मुल्तान, लाहौर से लेकर दिल्ली तक के प्रदेश को रौंद डाला। अब मंगोल का एक आक्रमणकारी जिसका नाम था तर्माशरीन चतगाई ने क्या करा, हमला किया और
मुल्तान लाहौर होते हुए दिल्ली तक का सारा क्षेत्र को रौंद दिया। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल नेता को घूस देकर वापस कर दिया। ठीक है, तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि मंगोल का जो नेता था उसने घूस ली थी वापस जाने के लिए। किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा। संभव है कि मंगोल नेता ने सुल्तान दिल्ली सल्तनत को खुद ही यथास्थित कमज़ोर करने व इसकी मंगोल शासन के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए घूस दी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी माना जाता है कि घूस तो ली ही गई थी। ठीक है, चाहे उसके अलग अलग भी कारण माने जा सकते हैं। फिर आता है उनके बीच जो भी हुआ, मंगोल नेता के प्रति इस समझौते की नीति के कारण सुल्तान की आलोचना का शिकार बन पड़ा। क्या हुआ? अब सुल्तान की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। ये सही है कि इसके बाद फिर कभी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत पर मंगोलों ने आक्रमण नहीं किया। ठीक है, तो जब तक मोहम्मद बिन तुगलक शासन की गद्दी पर रहा तब तक मंगोलों ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। ये भी अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को असफलता का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जितनी भी योजनाएं चलाई वो सभी असफल निकली। फिर आता है फिरोज तुगलक। आखिरी, आप कह सकते हैं आखिरी शासक था तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज तुगलक का शासन काल उस समय शुरू हुआ जब तुगलक साम्राज्य का विघटन की प्रक्रिया तेज पकड़ चुकी थी। तो फिरोज तुगलक तब राजा बना जब दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश है उसकी जो पकड़ है, ठीक है, शासन की जो पकड़ है वो उखड़ने लगी थी। इस तनावपूर्ण स्थिति में शासन करना बहुत कठिन था। फिर भी फिरोज तुगलक ने लंबे समय तक सल्तनत की जो बागडोर है उसको संभाल के रखा, लंबे समय तक शासन चलाया, भले उसने शासन कितनी भी बेकार स्थिति में चलाया हो। फिरोज तुगलक ने लंबे समय तक शासन किया था। अब आती है प्रशासनिक गतिविधियां। तो पहली आती है आर्थिक सुधार। फिरोज तुगलक ने शासनकाल में मुस्लिम जनता की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को छोड़ दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां अपनाई गई थी जिनसे मुस्लिम जो लोग थे उनको भी काफ़ी परेशानियां हो रही थी। तो उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए उसने क्या करा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भी नीतियां लगाई गई थी उन्हें हटा दिया। वास्तव में फिरोज का शासन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए गलत कार्यों को ठीक करना था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी गलत काम किए थे उन सबको ठीक करने का जिम्मा फिरोज तुगलक ने उठाया था, फिरोज शाह तुगलक ने उठाया और उनको ठीक करने का काम किया। सबसे पहले उसने क्या करा? आर्थिक में राजस्व। ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद की अध्यक्षता में राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया गया। राजस्व विभाग का जो था वो पुनर्गठन किया गया, फिर से राजस्व विभाग को बनाया गया। फिर कर निर्धारण के लिए इस्लाम के विरुद्ध सभी कर जो थे, ठीक है, इस्लाम के विरुद्ध जितने भी टैक्स लिए जाते थे उन सबको हटा दिया गया। कुरान के अनुसार खिराज, खस्म, जजिया और जकरता नामक कर ही लगाए गए थे। ये 4 प्रकार के कर लिए जाते थे लोगों से। सिंचाई पर लगाए गए करों में भी बदलाव किए गए थे। फिर कृषि सुधार। सिंचाई के लिए 150 मील लंबी यमुना नहर, 96 मील लंबी सतलज घाघर नहर, रिमोर से हौजी नहर, घाघर फिरोजाबादी नहर, कुएं का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो कृषि सुधार के लिए भी उसने कई प्रकार के कार्य किए, नहर खुदवाई, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में नहर खुदवाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की जा सके। फिर आते हैं सामाजिक सुधार में। तो दास प्रथा। फिरोज तुगलक ने दासों से प्रेम के कारण उनकी और भी ध्यान दिया। तो जो फिरोज तुगलक था वो दासों की तरह स्थिति में बात नहीं करता था। ठीक है, एक प्रकार से वो उन्हें प्रेम करता था। तो उसने क्या करा? उनके ऊपर ध्यान दिया। प्रांतीय सूबेदारों तथा अन्य अधिकारियों को सुल्तान की सेना में दास भेजने का आदेश दिया गया। करीब 40,000 दास हरमारा के सुल्तान की सेवा करते थे। एक अलग विभाग इनकी देखभाल करता था। ठीक है, तो जो दास थे उनके लिए एक अलग विभाग बनाया गया जो कि उनके ऊपर देख रेख करता था, उनके लिए काम करता था। सुल्तान ने 1200 बाग लगवाए, बहुत से कस्बे और नगर आबाद किए, बहुत सी सराय बनवाई और पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाई। जो मुस्लिम आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लड़कियों का विवाह नहीं कर सकते थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक करी। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनकी स्थिति खराब थी, जो अपनी मुस्लिम लड़कियों का शादी नहीं करवा पाते थे, उनके लिए भी उसने मदद करी फिरोज शाह तुगलक ने। साथ में क्या करा? नई नई इमारतें बनवाई, शहर बसाए। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने लोगों के लिए भी सामाजिक रूप से काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। फिर आती है शिक्षा में सुधार। निजामुद्दीन और
फरितिश के अनुसार सुल्तान ने 30 महाविद्यालयों की स्थापना करवाई। वह विद्वानों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था और उन्हें संरक्षण देता था। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि विद्वान थे उनको वो जो सुल्तान था वो उन्हें श्रद्धा की नज़र से देखता था और उनके लिए उन्हें संरक्षण देता था। कई ग्रंथों का फारसी का अनुवाद करवाया। उसने स्वयं अपनी आत्मकथा फफूहर ने फिरोजशाही की रचना की थी। प्रत्येक मस्जिद के साथ एक शिक्षण संस्था का योजना बनाई गई। ठीक है, तो जितनी भी मस्जिद है उनके साथ एक शिक्षा की योजना भी होगी, बनाई गई। फतेह जहां दास और तारीखें फिरोजशाही उसी के शासनकाल में लिखी गई थी। तो एक किताब जिसका नाम था फतेह जहां दास और तारीखें फिरोज शाह के शासनकाल के अंतर्गत ही लिखी गई थी। मुद्रा व्यवस्था में सुधार। मुद्रा प्रणाली का दोष के कारण राजकोष खाली हो गया था। ठीक है, तो मुद्रा प्रणाली में एक दोष था, उसके कारण क्या हुआ, राजकोष, राज्य के पास जो धन था वो खाली होता जा रहा था। इसीलिए उसने मुद्रा में भी सुधार किया। एक अधिकारी के अधीन मुद्रा विभाग कर दिया गया। एक अधिकारी रखा गया जिसका काम था मुद्रा विभाग को मेंटेन करना। व्यापार की उन्नति के लिए छोटे सिक्के को चलाया गया जिन्हें शाय शगायानी और बीबर कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के सिक्के चलाए गए जो कि छोटे व्यापारियों के लिए होते थे। फिर आता है न्याय सुधार। न्याय में क्या सुधार किया गया, मामूली से अपराध पर जो कठोर दंड दिए जाते थे बंद कर दिए गए। ठीक है, छोटे छोटे अपराधों के लिए लोगों को मृत्यु दंड दे देना, ठीक है, उनको कोई बड़ा दंड देना, तो इसको बंद करा दिया गया। अपराध के अनुसार सजा दी जाने लगी। प्रांतीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई, उनमें सुधार किए गए। परिणाम स्वरूप केंद्रीय न्यायालय में मुकदमा कम पहुंचने लगे। अब क्या हुआ, केंद्र की जो न्यायालय थी उसमें मुकदमे कम आ रहे थे, बिकॉज जो बाकी न्यायालय थे वो उन मुकदमों को ठीक ठाक से सॉल्व कर पाते थे। योग्य व्यक्तियों को काजी के पद पर नियुक्त किया जाने लगा। मुफ्ती विवाद विधि की व्याख्या करते हुए तथा काजी निर्णय देता था। मुकदमे की अपील स्वयं सुल्तान सुना करता था। शारीरिक यातनाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, तो स्वयं सुल्तान कई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर वो खुद ध्यान देता था, और तो और लोगों को सजा में शारीरिक यातनाएं जो दी जाती थी उसको भी बंद करा दिया गया। अब आती है तुष्टीकरण की नीति। प्रोफेसर सतीश चंद्र के अनुसार अमीर तथा अधिकारियों के प्रति उसकी तुष्टीकरण की नीति के अधीन फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक रूप से उन सभी दस्तावेजों को नष्ट करा दिया जिनके अधिकार में मोहम्मद बिन तुगलक ने दो जो जमीन कृषि के विस्तार अधिकारियों के करोड़ों की रकम दी थी, किंतु अधिकांश भाग हजम कर लिया गया। तो तुष्टीकरण की नीति एक प्रकार की नीति थी जिसके अंतर्गत ऐसे कई सारे दस्तावेज थे जो कि ये दिखाते थे कि लोगों को कई सारा धन दिया गया है, ठीक है, कई सारी ज़मीन दी गई है पर किसी काम के लिए, परंतु वो काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को ख़त्म कर दिया गया। फिरोज शाह का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह था कि प्रतिवर्ष यह 30,000 प्रतिवर्ष या तीसरे वर्ष राजस्व निर्धारण करने के स्थान पर अब उसने राजस्व की राशि को नियुक्त कर दिया जो उसके संपूर्ण काल में अपरिवर्तित रही। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप लिख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय काल में, उससे पहले फिरोज शाह तुगलक से पहले जो शासक थे उन्होंने क्या करा, हर साल या फिर हर 3 साल में जो टैक्स लिया जाता था उसमें चेंजेस किए जाते थे। ठीक है, उसमें उसकी अमाउंट कम या ज़्यादा की जाती थी, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने एक फिक्स अमाउंट सेट कर दिया कि अब जब तक मैं रहूँगा तब तक ये अमाउंट रहेगा। वो जो धनराशि थी वो कभी बदली ही नहीं, अपरिवर्तित रही। इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी मिली। फिरोज शाह तुगलक ने चुंगी कर माफ़ कर दिया क्योंकि यह टैक्स शरीयत के कानून के अनुसार नहीं था। उसने 28 ऐसे करों को लेने से बंद करने का आदेश दिया। उसने केवल 4 कर लगाए, खारिज भूमि का कर, ठीक है, जक्ता केवल मुसलमानों पर ही लगाया गया, जजिया उन लोगों पर जो मुस्लिम नहीं हैं, खुस्म मुस्लिमों से जो लूटा हुआ माल लाते थे उन्हें 1/5 भाग राज्य को देना पड़ता था। ठीक है, तो इस प्रकार के 4 प्रकार के कर ही उसके समय में माननीय थे जिनको लिया गया लोगों से। ठीक है, बाकी सारी करों को हटा दिया गया था। तो ये था तुगलक वंश के बारे में सारा का सारा ब्यौरा।
डेटा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो ये जो नोट्स हैं आप इनको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा समझने की कोशिश करिए, बिकॉज इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए अच्छे से अच्छे पॉइंट लिखने के लिए। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाके इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नोट्स तैयार हैं, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितने भी आपके पास थर्ड सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उन सब में शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक्स दी गई हैं, जैसे हमारे 2 टेलीग्राम चैनल का दिया गया, आप कोई सा भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप हमारे जाके प्रोफाइल पे आप हमसे, अगर आपको कोई बात करनी है, आपको कोई डाउट है, तो आप हमसे प्रोफाइल पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।